जय भीम, जय भारत, जय संविधान साथियों। और आज के इस ऑनलाइन पर चर्चा कार्यक्रम में आज का विषय है प्राथमिक स्तर से जीवन कौशल विकास। और इस कार्यक्रम में आज के हमारे जो अतिथि हैं, आज के जो पैनलिस्ट हैं, आदरणीय जयशंकर सिंह जी, जो सतीश चंद्र डिग्री कॉलेज बलिया में जो है असिस्टेंट प्रोफेसर हैं शिक्षा संकाय में। और आपकी एक बहुत ज़बरदस्त स्टोरी आपके सक्सेस की, उस सक्सेस स्टोरी के पीछे जो है ये है कि आपने जो है बहुत ही परिश्रम और लगन के साथ प्राथमिक शिक्षक में रहते हुए, प्राथमिक शिक्षा में अपना योगदान देते हुए आपने जो है प्राथमिक स्तर के सभी स्टेप्स पूरे करते हुए, जैसे सहायक अध्यापक और हेडमास्टर और इस तरह से जो है बीआरसी, एनपीआरसी, इन सब चीज़ों को जो है पार करते हुए आपने जो है एक उच्च शिक्षा में आने का जो है एक गौरव प्राप्त किया है। निश्चित रूप से आप बधाई के पात्र हैं। और आज हमारे लिए भी गौरव की बात है कि आज हमारे इस चैनल पर इतने परिश्रमी और लगनशील जो है असिस्टेंट प्रोफेसर परम सम्मानित परम आदरणीय जयशंकर सिंह जी आज मौजूद है। आज हम उनके विचार सुनेंगे। आपका जो है एक तरह से जो है बहुत ही ज़्यादा पेपर्स, इसमें आर्टिकल्स छपे हुए हैं और आप निरंतर जो है बच्चों के बीच में बहुत ही हाईलाइटेड है, बच्चों को बहुत ही गहराई से समझते हैं आप। अपने छात्रों के प्रति आपका लगाव है, छात्रों को आप इस तरह की शिक्षा देते हैं और इस तरह से जो आपके अंतर मन से छात्र जुड़ते चले जाते हैं, तो ये बहुत ही हमारे लिए गौरव की बात है। हमारे चैनल की मैं सभी दर्शकों की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। साथ ही साथ मैं आपसे डॉक्टर जयशंकर सिंह जी से अनुरोध करता हूँ कि आज के विषय में, जो आज का विषय है कि प्राथमिक स्तर से जीवन कौशल विकास, और सर मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जीवन कौशल विकास क्या है और उसकी आवश्यकता प्राथमिक स्तर से ही क्यों है? जी सर। सबसे पहले तो आपको सर बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ये मौका मुझे उपलब्ध कराया है। और जो AIBCA टीवी चैनल के जितने भी दर्शक हैं, श्रोता हैं, उनको भी मैं धन्यवाद देता हूं कि इस एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के परिचर्चा में वो सम्मिलित हो रहे हैं। तो मेरा मानना है सर कि मनुष्य के जीवन की विकास की जो सबसे पहली अवस्था है, शैशवावस्था से शुरू होकर के बाल्यावस्था तक, मानव विकास का जो मानसिक विकास है वो 85% पूरा हो जाता है 6 वर्ष की स्टेज तक। इस अवस्था को जीवन के निर्माण की अवस्था के रूप में जाना जाता है, सीखने के आदर्श काल के रूप में जाना जाता है। वैलेंटाइन ने इसे सीखने का आदर्श काल इसीलिए कहा है कि इस समय हमारी ज्ञानेंद्रियों की क्षमता अपने चरम पे होती है और जो भी आदत निर्माण करना हो, सीखना हो, समझना हो, जीवन से संबंधित जिन चीज़ों की आवश्यकता हो, उसे सीखने में यह काल सर्वोत्कृष्ट है। इस समय अनुकरण की क्षमता, मेमोरी हमारी बड़ी स्ट्रांग रहती है, तो हम इसी समय इन क्षमताओं का उपयोग करते हुए एक अच्छे मानव के निर्माण की संकल्पना हम बना सकते हैं। जीवन कौशल से आशय है सर हमारा कि हम जिस रूप में जीवन को सहजता के साथ जी सकें और ऐसे गुण या आदतें या कुशलताएं जो हमें एक सहज, सफल और सशक्त जीवन जीने में सहायता करती हैं, उन्हीं आदतों को हम जीवन कौशल के रूप में जानते हैं। ये शैक्षणिक कौशल भी हो सकते हैं और ये इसके अतिरिक्त जो जीवन के अनंत आयाम हैं उन सभी से संबंधित हो सकते हैं। तो हम लोग इस परिचर्चा में जीवन कौशलों के विकास की बात करेंगे और प्रारंभिक स्तर से आशय है कि ये जो 3 से 14 साल के स्टेज तक जो हमारी एजुकेशन चलती है और नई शिक्षा नीति 2020 में जिसे फाउंडेशनल स्टेज, प्रिपरेटरी स्टेज और मिडिल स्टेज के रूप में चिन्हित किया गया है। और इसमें हमारा फाउंडेशनल स्टेज में आंगनवाड़ी के जो आंगनवाड़ी में सम्मिलित हम रहते हैं 3 साल वो, और कक्षा 1 और 2 सम्मिलित है। इसके बाद प्रिपरेटरी स्टेज में कक्षा 3, 4, 5 सम्मिलित है और मिडिल स्टेज में कक्षा 6, 7, 8 सम्मिलित है। ये जीवन जो हमारा स्टेज है, जो प्राइमरी स्तर की शिक्षा की, ये इसमें शैशवावस्था और बाल्यावस्था दोनों सम्मिलित है। और हम
जब कहीं न कहीं 7-8 में प्रवेश करते हैं, तो वो किशोरावस्था के आगमन का काल होता है और बड़ा ट्रांजिटरी होता है और हम किशोरावस्था में भी प्रवेश कर जाते हैं इसी समय। जी, जी। डॉक्टर साहब जो जीवन कौशल की बात है इसमें आपने बताया कि जो है ये प्राथमिक स्तर से जो है शिशु और होते-होते कौशल किशोरावस्था तक आ जाते हैं। तो ये जो है ना जैसे इसको जो है बच्चा कैसे धारण करता है? जी इसके हाँ। धारण को ध्यान में रखते हुए जी। धारणा सर, जैसा कि कंस्ट्रक्टिविज़्म की जो एक न्यू फ़िलॉसफ़ी है एजुकेशन की, जो लर्निंग की न्यू फ़िलॉसफ़ी है, वो बताती है कि ज्ञान देने-लेने का विषय नहीं है। ज्ञान को तो कंस्ट्रक्ट किया जाता है, स्वनिर्माण की चीज़ है और यह एक डेवलपमेंटल प्रोसेस है, विकास की अवस्था है। ज्ञान का हम विकास करते हैं, इसके लिए उचित वातावरण सबसे महत्वपूर्ण होता है। ये फैमिली का, परिजन का, माता-पिता का और स्कूल का और साथ ही समाज और सरकारों का, सबका ये सम्मिलित रूप से प्रयास होना चाहिए कि छात्रों के विकास के लिए एक ऐसा समुचित वातावरण का निर्माण किया जाए, जिसमें छात्र अपने ज्ञान का निर्माण करें, अपनी आदतों का निर्माण करें और साथ ही जीवन से संबंधित नैतिकता, चरित्र, विश्वास, व्यवहार की चीज़ें या और जीवन मूल्यों को, रीति-रिवाज को, अपनी परंपराओं को, पहचान को, ये सारे जो डायमेंशंस हैं लाइफ के, सब में वो खुद को प्रिपेयर करे। हमें केवल माहौल देना है। जैसे बीज रूप में सारे व्यक्तियों के अंदर ये जो क्षमताएँ हैं पूर्ण रूप में ही लगभग रहती है, इनबिल्ट रहती है। जब हम पैदा होते हैं तो क्षमताएँ हमारे अंदर इनबिल्ट रहती हैं और अगर उचित पोषण, वातावरण और एक कंडीसिव एनवायरनमेंट जिसको बोलते हैं, अगर दिया जाए तो हमें प्रस्फुटित हो करके एक महामानव में परिवर्तित हो कोई भी व्यक्ति हो सकता है और हर व्यक्ति में गांधी, अंबेडकर और नेहरू बनने की संभावना पूरी तरह विद्यमान है। आवश्यकता है कि उसे किस प्रकार का वातावरण दिया जाता है। जी। जी, डॉक्टर साहब आपने बहुत अच्छा स्टेप बताया कि जो है हर आदमी के अंदर, हर बच्चे के अंदर कुछ न कुछ जो है एक क्षमता रहती है, उसको एक उचित वातावरण, उचित माहौल देने की आवश्यकता है। निश्चित रूप से जो है कि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग विषय है, हमारे लिए जानकारी का भी विषय है और साथ ही साथ जो है ना अनुसरण करने का विषय। इस जीवन कौशल विकास के जो पार्ट हैं, जैसे इसमें कौन-कौन से पार्ट शामिल होते हैं? जी, हाँ, डॉक्टर। जीवन कौशल के सर विकास में जैसा कि मैंने बताया कि यह इस समय वातावरण ही महत्वपूर्ण है, लेकिन हम किन-किन चीज़ों को सीखते हैं, तो पहले तो हेल्थ हैबिट्स हैं, हम स्वास्थ्य जी, अपना कैसे ठीक से रखते हैं, इसके बाद स्वयं को कैसे समझते हैं, अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप कैसे करेंगे, आदतों का निर्माण कैसे होता है, व्यक्तित्व का विकास कैसे होता है और जीवन से संबंधित अनेक क्षेत्रों में हम किस तरह से उनसे संबंधित जीवन कौशलों को विकसित करते हैं, इसके लिए हमारा रोल केवल वातावरण सृजन का है, उसके ज्ञान के स्रोत प्रस्तुत करने हैं और इसका इनिशिएशन करना है, शुरुआत कर देना है और बालक को शुरुआत जब हम कर देते हैं, रास्ता दिखा देते हैं, तो हम केवल केयरिंग करते हैं और जहाँ आवश्यकता पड़े, हम उसे आवश्यकता के अनुसार उपचार प्रदान करें, शिक्षा प्रदान करें, स्कैफोल्डिंग उसको करें और अनावश्यक रूप से हमें उसके सीखने की प्रक्रिया में शामिल नहीं होना है, बल्कि हमें एक केयरफुल मॉनिटरिंग की ज़रूरत है और वो करते हुए हम आगे चलते हैं। तो कुल मिलाकर के जब हम एक सीखने का माहौल बनाते हैं, तो हमें कोशिश करना चाहिए कि वो माहौल जॉयफुल हो। एक प्ले में बच्चों की खेलने की प्रवृत्ति होती है, उनकी कुछ रुचियाँ होती हैं जो किशोर और प्रौढ़ों से बिल्कुल अलग होती है। वो हर चीज़ को खेल के माध्यम से जानना चाहते हैं, वो रुचियों के अनुसार काम करना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि जो भी चीज़ें सीखी जाएँ, वो थोड़ा उसकी मीनिंगफुल, उनके लिए मीनिंगफुलनेस उसकी क्या है और वो चाहते हैं ग्रुप में काम करना। जैसे बच्चे खेलते हैं तो हमेशा ग्रुप में, तो हम क्यों ना उनको एटमॉस्फियर दें कि वो ग्रुप में ही सीखें और इस तरह का स्कूल में और फैमिली में दोनों जगह पे हमें वातावरण क्रिएशन करना होगा और जी, जी, व्यक्तित्व के तत्वों में हम उनके अंदर
आत्मविश्वास जागृत करें। आत्मविश्वास जी, जागृत करने के लिए हमें उन्हें स्वतंत्र रूप से कार्य करने देना होगा। अगर जी, हम जी, हमेशा उनको गवर्न करते रहेंगे, हम तो टीका-टिप्पणी करते रहेंगे, तो जो व्यक्ति कोई गलत ही काम नहीं करेगा, वो सही भी काम नहीं कर पाएगा। हमें उसे मुक्त करना होगा। और जैसे साइकिल की सवारी है, हम साइकिल सीखते हैं तो पहले गिरेंगे 1-2 बार, लेकिन हम खुद ही चलाना सीख जाएँगे। और जब तक कोई व्यक्ति हमें पकड़ के ही ज़िंदगी भर चलाता रहेगा, हम खुद से साइकिल चलाना नहीं सीखेंगे। तो जी, ये जी, आशय है कि आत्मविश्वास, आत्मबल, सत्साहस, एक इमेजिनेशन, एक ड्रीम, एक सेल्फ बिलीफ, इन सब चीज़ों का विकास हो, इनके लिए टीचर उन्हें कहानियाँ सुना सकता है, लर्निंग कॉर्नर्स दिए जा सकते हैं, महापुरुषों की कहानियाँ हैं, ऐसे दृष्टांत जो समाज में लोकल लेवल पे भी हैं। बहुत ऐसी घटनाएँ होती हैं जिनको बालकों के अंदर समाचार पत्रों में ऐसी चीज़ें आते हैं, उन्हें हम बता करके उनके अंदर इस तरह की आत्मबल, सत्साहस और उचित अनुचित कार्यों का हम बोध करा सकते हैं। तो इसके लिए हमें फिर वातावरण पे ही जाना होगा और हमें जी, जी, ऐसे स्रोतों को लाना होगा जिनके माध्यम से उनके अंदर वो क्रियाएँ उत्पन्न हों और जी, जी, उनके जी, पास रिटेंशन की कैपेबिलिटी होती है, वो जी, जी, सीख जी, कर डॉक्टर के साहब, कार्य करेंगे। एक हमारे साथी लाइन पर है, वो जानना चाहते हैं। जैसे आपने बताया कि ये जो जीवन कौशल विकास एक जीवन जीने की कला है जी। और उसमें जो है कि एक प्रभावशाली संप्रेषण कैसे बच्चों के अंदर दिया जाए, जिससे ताकि उसका संप्रेषण प्रभावशाली हो, ये भी जीवन कौशल का एक हिस्सा है। तो बिल्कुल इस सर। पर जो है थोड़ा-सा ज्ञान हाँ, जानना चाहते हैं। जी, संप्रेषण सर बिल्कुल प्रभावशाली है। संप्रेषण एक जी, विचार विनिमय की प्रक्रिया है। हम अपने जी, विचार को दूसरे व्यक्ति तक पहुँचाते हैं। वो उस रूप में जैसा हम सोचते हैं, अगर उस व्यक्ति के पास उसी सोच के अनुसार अपने संदेश को हम पहुँचा देते हैं, तो इसे जी, जी, हम एक अच्छा संप्रेषण मानते हैं। संप्रेषण के कुछ तत्व होते हैं, जैसे कि एक जी, रिसीवर हो और दूसरा सेंडर हो और दोनों जी, जी, के बीच में एक मीडियम काम करती है। वो मीडियम जी, लैंग्वेज की हो सकती है, वर्बल हो जी, सकती है, नॉन वर्बल हो सकती है, जी, साइन लैंग्वेज के रूप में भी हो सकती है। तो लेकिन आवश्यक है कि दोनों व्यक्ति उन माध्यमों को जानते हों। ऐसा ना हो कि एक व्यक्ति अंग्रेजी जानता हो, एक व्यक्ति जी, हिंदी जानता हो, तो जी, कम्युनिकेशन संभव नहीं है। और हमें बच्चे को जब संप्रेषित करना है, तो बच्चे की भाषा में बात करना होगा। बच्चे बच्चे की क्षमताओं, रुचियों, अवस्थाओं के अनुरूप बात करना होगा। बच्चे के लिए जो जी, एक जी, स्पेशल टोन है, एक स्पीड है, एक पेस ऑफ कम्युनिकेशन है, उन सबको सँभालना होगा ताकि बच्चा हमारे द्वारा दिए गए संदेश को ठीक ढंग से डिकोड कर सके, यानी समझ सके और उसके अनुसार उसे रिटेंशन कर सके, उसकी आज्ञाओं का अनुपालन कर सके। उसके संदर्भ में वो अपना भी रिस्पॉन्स बिहेवियर दे सकता है और कोशिश करना चाहिए कि कम्युनिकेशन हमेरा हमेशा टू वे प्रोसेस में चले। ऐसा ना हो कि हम तो बोलते रहें और बालक को बोलने का अवसर ना मिले। तो टू वे हो, हमारा रिस्पॉन्ड बिहेवियर भी उसी के अनुरूप उचित होना चाहिए ताकि हम बच्चे को सुनें। हम ही केवल जी, कहते रहेंगे तो बच्चे की भावना को हम समझ नहीं पाएँगे और जी, जी, तदनुरूप हम बच्चे को एसेस करते रहें और अपने संप्रेषण में आवश्यकता अनुरूप रिफॉर्म भी करते रहें। जी, 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 बिल्कुल सही बात की, आवश्यकता अनुसार रिफ़ॉर्म यानी ऐसा नहीं कि हम अपनी बात कहते रहे और वो बच्चे की कोई भावना हमने सुनी ही नहीं, ध्यान ही नहीं दिया, उसके बाद वो भी हो सकता है अच्छी बात कुछ कहने वाला हो। हाँ, सर, तो फिर जैसे एक आपने उनकी जी, जी, आपने एक बात बड़ी महत्वपूर्ण बताई थी कि जो है सृजनशील सोच का विकास भी होता है इसमें। जी, आपने शुरुआती वक्तव्य में कहा था कि सृजनशील जी, सोच भी होती है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ जैसे प्राथमिक स्तर पर जो बच्चों के अंदर जो सृजनशीलता का विकास होता है, सृजनशीलता की जो सोच है, उसको विकसित जी। करने के कौन से स्टेप्स हैं इसमें ताकि हमारे भी साथी जो हाँ, ऑनलाइन है वो सुन रहे हैं, वो भी इसका हाँ, लाभ ले सकें बिल्कुल, अपने बच्चों बिल्कुल को सर। पढ़ाने में क्योंकि ये हर हर आदमी के बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, गार्जियंस का भी है और सभी लोगों का दायित्व बनता है कि बच्चों के अंदर जो है सृजनशीलता का विकास हो। तो आप जी, इस बात पर भी फोकस करें कि वो जो सृजनशीलता की आपने बताई थी
कि सोच कैसे विकसित होगी, इस पर अपना फ़ोकस दीजिए डॉक्टर साहब। जी। जी, डॉक्टर साहब, जैसा कि तमाम शिक्षा शास्त्रियों का और मनोवैज्ञानिकों का भी मानना है कि बच्चे जन्मजात रूप से सृजनात्मक होते हैं। सृजनात्मकता की क्षमता उनके अंदर जन्मजात रूप से होती है। आप देखते हैं बच्चे बचपन में तमाम तरह के खेल, चीज़ों को बनाना, बिगाड़ना, दूसरे रूप में रिफ़ॉर्म करना, ये सब चीज़ें ये नैसर्गिक रूप से मनुष्य के अंदर पाई जाती है। और हमें अब उस जो नैसर्गिक क्षमता है सृजनशीलता का, उसको हमें एक डिजायरेबल डायरेक्शन देना है कि हम किस इच्छित दिशा की ओर उनको ले जाना चाहते हैं। हमारा सृजनात्मकता हमेशा निर्माण की ओर हो, जो सोसाइटी की नीड हो, जो बच्चे की नीड हो, जो उस पर्सनल नीड हो, सोशल नीड हो, कंट्री नीड हो, और एक ग्लोबल नीड की भी कंसेप्ट में हम देख सकते हैं, क्योंकि अब तो ग्लोबलाइजेशन के दौर में पूरी दुनिया एक हो चुकी है। तो हमें सृजनशीलता को एक डायरेक्शन देना है, और इस डायरेक्शन को देने के लिए हमें फिर वातावरण सृजित करना होगा, खुद एक वातावरण बनाना होगा जहां बालक स्वतंत्र रूप से अपनी मौलिकता को, अपनी सृजनात्मकता को कार्यान्वित कर सके। वो अपनी जिसे कक्षाओं में या घर पे कविता लेखन, कहानी लेखन, चीज़ों को असेंबल करना, ये चित्रकारी, पेंटिंग, मिट्टी से खिलौने बनाना, चीज़ों को अलग अलग ढंग में क्लासिफाई करना, ऑर्गेनाइज करना, इस तरह की चीज़ें जिसमें कि बालक की खुद की मौलिकता झलकती हो। तो ऐसे कामों में मैंने पहले ही कहा कि हर बात में बच्चे को रोकना टोकना बहुत जरूरी, मतलब आवश्यक नहीं है, बल्कि हम उसे स्वतंत्रता पूर्वक कुछ कार्य करने का अवसर दें। अगर स्कूल में वो नहीं सीखेगा, फैमिली में नहीं सीखेगा, कुछ असफलताओं से ही सफलताएं हमेशा आई हैं। तमाम वैज्ञानिक जो अन्वेषण हुए हैं, उनमें भी जी। असफलताएं ही सफलता की सीढ़ियां रही हैं। जी, जी, जी। बिल्कुल सही कहा आपने जो है कि उसको बच्चे को साथ रोक-टोक करना ठीक नहीं। मैं देखता हूँ बहुत सारे बच्चे जो है, कुछ लोगों की नेचर होती है, ट्रैक्टर देखता है, कुछ लोग ऐसे जेसीबी मशीन को बड़े ध्यान से देखता है। कुछ बच्चा ऐसे होते हैं कि जो क स्कूल में जा कर के जो है, एक ऐसे कलात्मक बड़े-बड़े मॉडल्स बनाने में अपनी रुचि रखता है। तो इस जी, तरह से जो है उसकी सृजनशीलता में विकास होता है। उसकी जी, उसकी भावना को पहचानने की बात आपने जी। कही, बहुत बहुत अब अच्छी बात आपने कही। सर, एज ए जी, गार्जियन, एज ए जी, शिक्षक, हम सावधान रहें कि बच्चे के जी, साथ कोई घटना दुर्घटना ना हो जाए। इसकी जी, हम केयर ये नहीं कि हम स्वच्छंद छोड़ देंगे कि वो जो मर्जी जी, सो जी, करे, ऐसा नहीं जी, करेंगे। हमें केयरफुल मॉनिटरिंग करना है। हमें जी। पहले से ही ये अंदाजा लगा लेना है कि बालक के साथ कोई खतरा नहीं है, तो हम उसे स्वतंत्र रूप से विकसित होने का अवसर प्रदान करें। जी, जी, जी। डॉक्टर साहब, जैसे स्कूलों में देखा जाता है कि जो है, एक शब्द आता है समानुभूति। तो जी, समानुभूति के स्तर से भी जो है जीवन कौशल में कुछ ऐसा बदलाव हो सकता है कि कई बार ऐसा बिल्कुल होता है ना, सर। ये शिक्षक कोई बात नहीं, मान ये समानुभूति क्या है? इस पर थोड़ा-सा फ़ोकस करिए। हाँ, बिल्कुल समानुभूति। सर। हाँ, ये बड़े महत्वपूर्ण चीज़ है, जो हमारा लाइफ़ वैल्यूज़ है, जो जीवन जी, मूल्य हैं, जो हमारे जी, अंदर होने चाहिए। एक जी, सफल, स्वस्थ और एक मानव के रूप में हमारे अंदर कुछ जीवन मूल्यों का होना बहुत ज़रूरी है। तो जी, जी, समानुभूति भी, समानुभूति, सहानुभूति, आत्मानुभूति, परानुभूति, 4 ऐसे सिमिलर शब्द हैं। तो सहानुभूति आशय है कि हमें अन्य लोगों के प्रति सहानुभूति का आशय है कि हमें उन्हें, अगर कोई दुख होता है, किसी तरह की दुर्घटना उनके साथ होती है, कोई अनपेक्षित व्यवहार होता है, इनजस्टिस होती है, तो हमारे अंदर उनके प्रति एक सहानुभूति का भाव उत्पन्न होना चाहिए। और समानुभूति में हम भी समझते हैं कि यदि उस व्यक्ति के स्थान पर मैं होता तो मुझे क्या फीलिंग होती। ये समानुभूति है। तो बालक में समानुभूति, सहानुभूति और आत्मानुभूति आशय है स्वयं को रियलाइज करना। बालक को भी मौका मिलना चाहिए कि वो खुद को जाने कि हम क्या हैं, हम कौन हैं, हमारे क्या कर्तव्य हैं, हमें क्या करने चाहिए, क्या नहीं करने चाहिए। तो हमारे भविष्य के जीवन में हमें कैसा रोल प्ले करना है, और अतीत में अगर हम ऐसे नहीं रहे तो भविष्य में हम कैसे बनेंगे। तो सेल्फ रियलाइजेशन एक है, आत्मानुभूति व्यक्ति को अपना होना चाहिए। और
परानुभूति से भी आशय यही है कि हम दूसरे की अनुभूति को अपने दूसरे के जगह अपने को रख कर के अनुभूत करें। तो ये हमको सबके अंदर होना चाहिए, नहीं तो हम स्वार्थी जीवन जब जिएंगे तो जब मौके पड़ेंगे हमारा साथ कोई नहीं देगा। इसलिए हमारे जीवन में अगर सफल जीवन हमको जीना है तो हम दूसरों के साथ हेल्पफुल कंट्रीब्यूशन जब प्रोवाइड करेंगे, जब दूसरों के काम में हम आएंगे, तो बाकी ऐसे अनपेक्षित मौकों पर जब कोई कठिनाई हमारे सामने होगी, समस्या होगी, तो बाकी लोग भी हमारे साथ आएंगे। और यह दूसरे लोगों के लिए ही नहीं, खुद के सफल जीवन के लिए ज्यादा जरूरी है कि हमारे अंदर सहानुभूति, समानुभूति की भावना हो। सर आवाज नहीं आ रही है, सर आवाज नहीं आ रही है सर। जी आवाज आएगी। जी जी आवाज जी है। सर जो है आपने कही बात है कि उस बालक की जगह पर हमको अपने को अगर रख करके देखेंगे तो उसकी अनुभूतियों का एहसास जो है हमें भी होगा, वो किस परिस्थितियों में आया है और उसको किस परिस्थितियों में ले जाना है। तो इस तरह से ये प्राथमिक स्तर से ही जो है इसकी आवश्यकता है। जी तो साथियों, जो आज का जो हमारा विषय डिस्कशन है ये है कि जो है प्राथमिक स्तर से जो जीवन कौशल है, तो क्योंकि हमारा मकसद जो है ना केवल शिक्षक और छात्रों से ही संबंधित नहीं है, ये गार्जियंस और पेरेंट्स से संबंधित भी है। क्योंकि एक बच्चा कि हर आदमी का बच्चा, हमारे भी बच्चे हैं जो प्राथमिक स्कूल में जाते हैं पढ़ने के लिए, तो जो है हम उनको किस तरह से हैंडल करें ताकि उनके अंदर सृजनात्मक सोच का विकास हो और किस तरह से उनके अंदर के जीवन कौशल है उसका विकास हो। क्योंकि बच्चा जो है घर में सीखता है, रास्ते में सीखता है, स्कूल में सीखता है, हर जगह उसका सीखने का ही काम है। उस विषय की बात को ध्यान में रखते हुए जो हमने ये विषय लिया, तो इसमें जो है एक शब्द जो है मैं आपसे जानना चाहता था सर, जो है जैसे होता है कि नहीं, एक भावुक भावुक स्थायित्व जो है कैसे विकसित होता है। जैसे बच्चों के अंदर एक भावुकता आती है ना, बहुत जी सारे बच्चे बहुत कठोर हो जाते हैं वहीं। बहुत सारे आजकल देखा जा रहा है कि प्राथमिक स्तर में सेंट जॉन जैसे स्कूलों में और बहुत सारे स्कूलों में जो है लड़के आपस में हिंसक भाव ले लेते हैं। तो इस तरह से एक भावुक नेचर जो है कैसे होता है, कैसे विकसित होता है, तो क्योंकि ये हाँ जीवन में जी। जी सर। देखिए सर, बालक का प्रारंभिक पाठशाला उसका परिवार है जी और उसके गार्जियन, परिवारीजन ही सबसे पहले उन्हीं को देख कर के वो सीखता है कि उसके जी परिवार में क्या हो रहा है, लोगों के जी व्यवहार एक दूसरे के प्रति कैसे हैं। और जी बाद में जब उस बाहर निकलता है घर से तो एक छोटा-सा बालकों का लघु समाज में वो आता है, जहाँ वो जी सीखता है कि उसके जो पड़ोस में क्या होता है। तो जी पड़ोस और परिवार 2 बड़े जी महत्वपूर्ण स्थान हैं जहाँ पर बालक सबसे ज़्यादा समय तक रहता है और जी सबसे ज़्यादा प्रभावी तरीके से सीखता है। तो इस तरह के घटनाओं के पीछे अगर परिवार में डेमोक्रेसी नहीं है, परिवार जी में ही हिंसक वातावरण है, परिवार में ही लोग अपशब्दों के साथ बातचीत करते हैं, परिवार में एक दूसरे के प्रति डोमिनेंस, एक दूसरे के प्रति ज़्यादा इन्फीरियरिटी, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स लेकर बातें की जाती है। और जैसे कि जेंडर है, एक जेंडर बड़ा सेंसिटिव इशू है। हम बालकों और बालिकाओं में स्वाभाविक रूप से भेद करते हैं, तो इन सब चीज़ों की शिक्षाएँ तो हम अपने घर में ही शुरू कर देते हैं। और जब जी हमारे घर के अंदर हिंसक वातावरण रहेगा, तो बालक जी निश्चित रूप से वो हिंसक चीज़ों को सीख करके स्कूल में जाएगा। कठोरता की भावना, हिंसा की भावना, दुराग्रह की जी भावना, अपशब्द बोलने के तौर तरीके, गाली-गलौज तो घर से सीखी जाती है, ये लेकर के जाएगा। नशे की आदतें भी परिवारों में चल रहे हैं। लोग जब पिताजी, ताऊ और परिवारीजन नशा करेंगे तो बालक को कितने समय तक रोका जाएगा, या तो बालक इतना समझदार हो जाए बड़ा होके कि समझे कि नहीं इसका हमारे लाइफ में बड़ा डिसएडवांटेज है तो नहीं जी करेगा, जी अन्यथा की स्थिति में तो सीख ही जाएगा। अच्छा, जी जी इसके बाद सर स्कूल जो सीख करके जाता है बालक, उसको उनके व्यवहारों को रिफाइन करता है और जी आधार तो वही होती है जो घर से सीख के आता है। तो जी स्कूलों को भी कठिनाई होती है कि ऐसे अगर गार्जियन अच्छे ढंग के बिहेवियर बच्चों में डेवलप घर से नहीं करेंगे तो स्कूल कितना रिफाइन करेगा। और स्कूल में भी सारे स्कूलों की तो बात मैं नहीं करूँ, लेकिन कुछ स्कूलों में डेमोक्रेसी नहीं है। वहाँ पर एक जिसे राजशाही वाली व्यवस्था हो, डिक्टेटरशिप वाली व्यवस्था हो, टीचर का व्यवहार क्लासरूम में ऐसा हो जैसे वो टीचर ना हो करके और एज ए एकदम डिक्टेटर बन के आए
और उस तरह का भाव तो बच्चे जो सांवेगिक विकास होगा, जो नैतिक विकास होगा बालक का, वो तो डिक्टेटरशिप के तौर पे चला जाएगा। और टीचर को जी, तो एक नॉलेज फैसिलिटेटर और गाइड और हेल्पर के रूप में रहना है ना, एक असिस्टेंट के रूप में रहना है। और उसी टीचर को समझना चाहिए और पेरेंट्स को भी समझना चाहिए कि हम ही बालक के रोल मॉडल हैं। हम जो करेंगे बालक वही सीखेगा। तो जो जीवन जो शिक्षा के 4 एस्पेक्ट हैं आपके, शैक्षिक कौशल हैं, कार्यात्मक कौशल है, सांवेगिक कौशल है, नैतिकता का कौशल है और जीवन विकास का कौशल है। तो इसके लिए मोस्टली टीचर और परिवारीजन ही रिस्पॉन्सिबल हैं। अगर घर पे अच्छा माहौल मिलेगा, अनुशासन रहेगा, घर के लोग अनुशासित रहते हैं, संयमित रहते हैं, तो बालकों के और स्कूल में भी अगर टीचर, स्टाफ सब लोग हेल्पफुल हैं, एक दूसरे से पॉजिटिव रिलेशनशिप रखते हैं, सहानुभूति रखते हैं, तो कोई ऐसा कारण नहीं है कि बालक बिगड़ेगा। इसी बारे में एक जॉन वाटसन थे, उन्होंने कहा था कि हमें कैसा भी बालक दीजिए, आप जैसा चाहेंगे वैसा मैं बना के दूंगा उसको। तो ये कहीं ना कहीं ये चीजें हैं कि ये दैट इज द सब्जेक्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड कंस्ट्रक्शन। जो मानव के व्यक्तित्व का निर्माण होता है और विकास होता है, ये कोई जन्मजात ये बार नहीं होती है कि कोई महात्मा बुद्ध पैदा हो जाता है, ऐसा नहीं है, बल्कि महात्मा बुद्ध बना जाता है और ये जी, विकास की प्रक्रिया है। जी, जी। जी, जी। डॉक्टर साहब आपने बहुत अच्छी बात कही क्योंकि इसी से जुड़ा हुआ विषय है, ये सेल्फ रियलाइज़ेशन का। जैसे एक शब्द होता है, जैसे इसमें हम देखते हैं, कभी-कभी जो है बच्चे ग्लानि महसूस करने लगते हैं, है ना? जी आत्म मर्यादा, एक जैसे उसके अंदर आत्म मर्यादा का विकास कैसे हो? क्योंकि ये भी बहुत बड़ा विषय है आज के बच्चों के साथ में। जी स्कूल में जाकर जी के वो जो है अपनी बिल्कुल सर। मर्यादा नहीं रखता, परिवार की मर्यादा नहीं रखता, दूसरों की मर्यादा नहीं रखता, अपनी भी मर्यादा का उसको ख्याल नहीं रहता। तो ये विकास जो है ना, ये आज बड़े-बड़े हायर एजुकेशन में पढ़ने वाले छात्रों के साथ भी ये समस्या है कि वो पीएचडी का स्टूडेंट है, उसे ये नहीं पता कि जो है ना कि तुम्हारे अंदर क्या मर्यादा होनी चाहिए। शिक्षकों की मर्यादा को भी तार-तार करता है, अपनी भी मर्यादा को तार-तार करता है। एक डिग्निटी की जो बात है, तो आत्म मर्यादा, सेल्फ मर्यादा कैसे विकसित होगी, इसमें भी थोड़ा-सा विचार रहा है, क्योंकि जी हमारा स्तर जो है प्राथमिक स्तर से ही जो है जीवन कौशल विकास का हम लोग जी ध्यान रखें, क्योंकि ये और बहुत बड़ा सर, हिस्सा है। जी सर। जी जी सर। ये सर, ऐसा है कि मानव के व्यक्तित्व का एक बहुत बड़ा पार्ट है डिग्निटी, सेल्फ डिग्निटी, ह्यूमन डिग्निटी, सिटीजनशिप। इन सब ये सब चीज़ें एक लोकतांत्रिक समाज के बहुत बड़े महत्वपूर्ण इश्यूज हैं। और जब ये चीज़ें कहीं न कहीं अव्यवस्थित होती हैं, टूटती हैं, तो पूरे सोसाइटी को बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ता है। तो प्राथमिक स्तर पे ही हम बड़े हैं, तो हमें छोटों को सम्मान देना होगा। हमें स्टूडेंट, हम टीचर हैं तो स्टूडेंट को भी सम्मान देना होगा। हम स्टूडेंट के लेवल पे ही अगर हम इस तरह का इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स पैदा करें और उसकी मर्यादाओं को तार-तार कर दें, उसके पारिवारिक बैकग्राउंड को देख करके, उसके कास्ट क्रीड को देख करके, उसके घर के इकोनॉमिक स्टेटस को देख करके, उसके कपड़े को देख करके, इन सब चीज़ों को देख करके अगर कहीं न कहीं हम उसके प्रति हीन भावना का प्रदर्शन करते हैं और हम उसे डिस्क्रिमिनेट करते हैं, उसका भेदभाव करते हैं, तो ये सबसे बड़ा की स्टेज है जहाँ से आत्म-मर्यादाओं का क्षरण होना शुरू होता है। हमें तो व्यक्ति को आत्म-मर्यादित बनाना है, एक उसके अंदर ह्यूमन डिग्निटी का बोध पैदा करना है। जब वो खुद का रिस्पेक्ट नहीं करेगा, तो वो दूसरे का रिस्पेक्ट भी नहीं करेगा। तो हमें उसे चाहे वो जिस स्थिति में हो, हमें उसके कल्चर को, हमें उसके रिलीजन को, हमें उसके ट्रेडिशन को, हमें उसके लैंग्वेज को, हमें उसके हैबिटाट को, हमें उसके रहन-सहन, फ़ैमिलियर ऑक्यूपेशन, सबको एक डिग्निटी देनी होगी। एक उसके प्रति रिस्पेक्ट का भाव रखना होगा। जब हम इन सारे चीज़ों के प्रति रिस्पेक्ट का भाव रखेंगे, तभी हम एक डिसिप्लिन्ड और सेल्फ डिग्निटी वाले ह्यूमन बीइंग्स को डेवलप कर पाएँगे। तो ज़रूरी है कि हम प्राइमरी स्टेज पे भी, जो प्राइमरी स्टेज का मतलब ये मानव निर्माण की सबसे बड़ी कार्यशाला है, सबसे महत्वपूर्ण कार्य यही होते हैं। और प्राइमरी टीचर का रोल
सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। बाद के लोग तो डायरेक्शन दे के काम चला सकते हैं, लेकिन प्राइमरी टीचर एक कुम्हार की तरह होता है, वो पूरा घड़े को सृजन करता है। बाद के लोग उसको रंग पोत सकते हैं, पेंट कर सकते हैं, कच्चा-पक्का कर सकते हैं, लेकिन जो निर्माण की चीज़ है, वो तो ज़रूरी है। और हमारे गाइड और हमारे बड़े भाई डॉक्टर रमाकांत सिंह जुड़े हैं, मैं उनको सदर प्रणाम करता हूँ। डॉक्टर रमाकांत जी, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप अपना वीडियो ऑन कर लें। जी, डॉक्टर साहब, क्योंकि आपसे भी मेरी मिलने की इच्छा थी, क्योंकि विषय तो आपका आज डिस्कशन में था। डॉक्टर रमाकांत जी, यदि मेरी आवाज़ सुन रहे हो तो अपना वीडियो ऑन कर लें। जी, आपने सर एक बात कही, जैसे आज का विषय तो बड़ा इंटरेस्टिंग और बड़ा ब्रॉड है। डॉक्टर साहब नमस्कार, क्योंकि आज नमस्कार। की हमारी चर्चा जो है, आज जो है चर्चा हमारी केवल जीवन कौशल विकास पर और डॉक्टर जयशंकर सिंह जी के साथ थी, लेकिन आप आए, आपको मैं सम्मान स्वागत करता हूँ। और हमारी आपकी मुलाकात हुई है एक जगह। तो सर जो है ये एक डिस्कशन इस बात पर है, कभी हमारे साथी का भी जो है सवाल है। रामाशीष मौर्य जी भी हैं हमारे साथ में। मैं उनसे भी अनुरोध करता हूँ, उनकी डिवाइस अभी कनेक्टेड नहीं हुई है, लेकिन वो सब नहीं जोड़ पाएंगे, क्योंकि इतना विषय भी, इतना समय भी नहीं कि जो उनको डिवाइस जोड़ने का तरीका समझाया जाए। कि जैसे कर्तव्य बोध की बात है, एक कर्तव्य बोध की बात है कि जैसे होता क्या है कि जैसे घर में ही अगर हम कह दिया जाए बच्चे को, प्राथमिक स्तर का बच्चा है, उसको कहा जाए कि ये कप रख दो उठा करके, ये गिलास रख दो, या ये कागज के टुकड़े इधर उधर बिखरे पड़े इन्हें उठा कर रख दो, है ना, तो बच्चा जो है रिएक्ट करता है आज के जमाने में। आज जो बच्चा है जो स्कूल में जाता है, तो वो रिएक्ट करता है, वो करना नहीं चाहता। तो इस तरह से जो कर्तव्य बोध की जो भावना है, तो स्कूल स्तर से, प्राथमिक स्कूल विद्यालयों से जो है वो कर्तव्य बोध की भावना का विकास कैसे होगा, तो इस पर जो है फोकस करिए डॉक्टर साहब जी, क्योंकि बड़ा बहुत सारे लोग जुड़े हैं और देख भी रहे जी। हैं आपको, बड़े ध्यान सर से सुन भी रहे हैं। सर प्राथमिक स्तर पर ही जब हम श्रम के को सम्मान देना शुरू करेंगे, जो कारीगर हैं, मजदूर हैं, किसान हैं, उनको रिस्पेक्ट देना शुरू करेंगे और खुद हम उन कार्यों को स्वयं ही करें, और बच्चों में यह चीज़ तब जा कर के जाएगी कि नहीं, कार्य छोटे-बड़े नहीं होते हैं और सभी कार्य समान हैं। जहाँ जिस कार्य को करने की आवश्यकता है, हमें वो काम वहाँ करना चाहिए। महात्मा गांधी जी का ही मैं उदाहरण लेता हूँ कि वो जाते थे तो सफाई का कार्य अपने हाथ में लेते थे कांग्रेस के सम्मेलनों में। तो उसका आशय यही था लोगों को बताना कि सफाई का कार्य छोटा नहीं है, सफाई का कार्य भी उतना ही महत्वपूर्ण है। एक दृष्टांत आता है महाभारत का, मैं जिक्र करना चाहूँगा। जब युधिष्ठिर अपने इंद्रप्रस्थ राजधानी का शिलान्यास कर रहे थे, तो कृष्ण जी की को कार्य की बात आई, तो कृष्ण जी कहे कि जो अतिथि आएंगे मैं उनका पांव प्रक्षालन करूंगा। तो इसका आशय है कि ये काम भी छोटा नहीं है, बल्कि कोई काम भी छोटा नहीं, महत्वपूर्ण ही है। तो हम इसकी आदत प्राइमरी स्टेज पे ही बच्चों में डालें और हम पार्टिसिपेटरी कार्य कराएं। ऐसा ना कि हम टीचर हों केवल आदेश दें, बल्कि हम बच्चों के साथ खुद शामिल हो जाएं, तो बच्चों में यह भावना विकसित होगी कि यह काम छोटा नहीं है और केवल छोटे लोगों के लिए नहीं है, बल्कि हमारे सर भी हमारे साथ काम कर रहे हैं। ये रेस्पेक्ट बढ़ता है। और जब भी कम्युनिटी का कोई फेस्टिवल्स है, ओकेशन है, जब सेलिब्रेट हम करते हैं, तो इन इन कार्यों में हम सोसाइटी के लोगों को भी इनकॉर्पोरेट करें। जैसे बर्थडे मनाना है या फिर 15 अगस्त है, 26 जनवरी है, तो सामूहिक रूप से टीचिंग स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ और बच्चों को लेकर के, या फिर जो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के लोग हैं, तमाम लोग हैं, उनके साथ हम ऐसे बिहेव के साथ प्रस्तुत करें अनुकरण, कि वो अनुकरण करके सीखें कि कोई काम छोटा बड़ा नहीं है। तब कर्तव्य जी बोध की भावना उनके अंदर जगेगी और वो जी किसी काम को छोटा मान करके नहीं उपेक्षित करेंगे। जी जी जी, ये बात बड़ी महत्वपूर्ण है कि जो है ये सिखाना बहुत आवश्यक है, क्योंकि करके सीखने वाली बात होगी, कि अगर नहीं करके सीखेंगे तो ये बहुत बड़ी बात होगी। तो जैसे एक जो बड़ी समस्या आ रही है, आज तक भी जो है बड़े बड़े लोगों में भी जो है समस्या आ रही है, ये समस्या है कि जो अपनी आलोचना नहीं सुनना पसंद करते। और ये नींव जो है प्राथमिक स्तर से ही बच्चों के अंदर कैसे विकसित हो, अपनी आलोचना सुनना पसंद नहीं करता कोई भी आदमी। जबकि बड़े बड़े साधु संतों ने जो कहा गया कि आलोचक को हमारे पास में होना चाहिए, हाँ और जो है जी। उससे बहुत बड़े जो है लड़ाइयाँ झगड़े और वैमनस्यता भी फैल जाती है एक दूसरे में, उसका सोच का दायरा भी जो है
बढ़ जाता कि जैसे ये हमारा हमें आलोचना ही करता रहता हमेशा। तो जो है प्राथमिक स्तर से, क्योंकि एक जीवन कौशल विकास का एक अंग भी मुझे प्रतीत होता है मेरी अपनी समझ के अनुसार, कि जी, आलोचनात्मक सोच कैसे विकसित हो बच्चों की। जी। जी। सर कई दृष्टांत इसके भी मिलते हैं, जिसे लिखा गया है कि निंदक नियरे राखी आंगन कुटी छवाए। तो इसका आशय यही है कि जो निंदक हो, वो निंदक को, आपका निंदक, आपका आलोचक आपका शत्रु नहीं है। वो आपके आलोचना करता है, अगर गलत कोई एक्शन आप लेते हैं, काम करते हैं, अगर आलोचना करता है तो वो आलोचना आपके हित में ही होती है। और बचपन से ही इन चीज़ों का भाव वो जगाया जाए, जिससे दोस्त कैसे बनाए। मोस्टली दोस्त ही आलोचना करेगा ना, जो नज़दीक रहेगा वही आलोचना करेगा, क्योंकि सारे क्रियाकलापों को वही जानेगा। दूसरा व्यक्ति तो अच्छी अच्छी बातों को ही जानता है और ज़्यादा उसका अपना इंटरेक्शन नहीं होता है। तो मित्र वो हो जो आपकी कमियों की तरफ, आपकी दोषों के तरफ आपको आपका ध्यान ले जाए। तो हमें उन चीज़ों को स्वीकार करने के लिए बच्चों को इससे संबंधित कहानियाँ, ऐसा क्लासरूम में माहौल बनाएँ, उस तरह के चीज़ों का महत्व के बारे में बताएँ कि निंदा करने से, आलोचना करने से कैसे कार्य में सुधार हो जाता है। और बड़े-बड़े रिसर्च के लेवल पे ही हम लोग जब जाते हैं कोई सिनॉप्सिस तैयार करके, तो सर लोग जी। बहुत उसमें काट-पीट करते हैं, ये करो, ये कैसे करोगे, ये ठीक नहीं है वो। तो वो आपका वो आलोचना नहीं है, वहाँ पर भी आपके सुधार का ही एक प्रक्रिया है। तो बचपन से ही हम सुधार के प्रक्रिया के प्रति बच्चों को सचेत करें, तमाम दृष्टांत उनके सामने रखें। और जब हम जी। प्राइमरी लेवल पे, तो ये माना गया है कि शिक्षण का जो सबसे बड़ा टूल होगा, वो कविताएं होंगी, कहानियां होंगे, लिविंग एग्जाम्पल्स होंगे, दृष्टांत होंगे, और जो परंपरा से चली आ रही चीज़ें हैं, जो लोकल रिसोर्सेज हमारे हैं, हम उनका इस्तेमाल करके इन चीज़ों को यदि सिखाते हैं, तो निश्चित रूप से बालक अपनी आलोचना को बुरा नहीं मानेगा, बल्कि अपने में वो सुधार के दृष्टिकोण से ही उनको देखेगा। और जो उसके जी। आलोचक होंगे, उनके प्रति वो सम्मान का भाव रखेगा। हमें एज ए टीचर, एज ए गार्जियन, इन चीज़ों का बीजारोपण बच्चे में करना ही होगा। जी, 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 डॉक्टर साहब आपने बहुत अच्छी बात कही, क्योंकि यहाँ पर आपके जो है गाइड भी, रिसर्च गाइड भी मौजूद है हमारे सर और तो उनसे यहाँ हैं, और सर जी, हमारे जी। बहुत ही हाँ, मतलब हाँ। शालीन कहिए और योग्य कहिए, कर्मठ कहिए, और नहीं, निश्चित नहीं। रूप से वो बहुत एक मैं बड़े व्यक्तित्व हैं। और एक राय मैंने में जो है डॉक्टर साहब से भी लूँगा, एक राय मैं डॉक्टर साहब से भी लूँगा, लेकिन जी, जी, एक बात बिल्कुल सर। और आपसे पूछ करके फिर मैं डॉक्टर साहब के पास चलूँगा। देखिए, एक बात है, जैसे आजकल जो है होता क्या है, जैसे डिग्री कॉलेज में चले जाते हैं और डिग्री कॉलेजों में जाकर जाएगा तो तभी जब वो प्राथमिक शिक्षा लेगा, इंटर करेगा, हाई स्कूल करेगा, इंटर करेगा, बीए करेगा, एमए करेगा, पीएचडी करेगा, उसके बाद सर्विस में भी जाएगा और वो जीवन के भी अंग में जाएगा, ऐसा जीवन के क्षेत्र में भी जाएगा। अक्सर देखा गया कि जो अंतर्व्यक्तिक जो संबंध है, अंतर्व्यक्तिक जो संबंध है लोगों के, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप जो है, हाँ वो बड़े जी। खराब होते हैं, सहयोगात्मक नहीं होते, हिंसात्मक भी हो जाते, कभी-कभी तो विरोधात विरोधाभास भी हो जाता है एक-दूसरे के विचारों में। तो अंतर्व्यक्तिक संबंधों का जो है विकास जो है प्राइमरी स्तर से कैसे हो, इस पर भी थोड़ा-सा गाइड करें हमको। अंतर्व्यक्तिक संबंध जो है प्राथमिक लेवल से ही कैसे हो, क्योंकि जीवन कौशल विकास का एक बहुत बड़ा ये अंग है। जी सर। जी डॉक्टर साहब। जी, सर, लग डॉक्टर सर से बोले हैं ना, तो सर से। नहीं, नहीं, आपसे आपसे बोल रहा हूँ। डॉक्टर साहब के बाद उसके बाद अच्छा जाऊँगा जी। मैं। जी, 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 अच्छा। ठीक है सर। जी, अंतर्वैयक्तिक संबंध ये बड़ा जी, महत्वपूर्ण कौशल है, और जी, जी, आगे चल के जीवन में इसकी इतनी उपयोगिता है कि आप देखते जी, होंगे कि कैसे एक राजनीतिक व्यक्ति अन्य पार्टियों के लोगों से संबंध रखते हुए कैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और सरकार बना लेता है। यह उसके अंतर्वैयक्तिक कुशलता की ही देन होती है। बचपन में जब हम समूह के रूप में शिक्षण का कार्य करते हैं, एज ए प्रोजेक्ट, एज ए टीम टीचिंग कराते हैं, एज ए ग्रुप लर्निंग कराते हैं, एज ए कोऑपरेटिव लर्निंग जब हम कराते हैं, तो बालक एकांगी रूप से नहीं सीखता है, बल्कि एक समूह में सीखता है। और समूह के सारे बालक अपने अपने योगदान को उस कार्य की सफलता में नियोजित करते हैं। और बायोगोटस्की का एक टर्म है जेडपीडी,
जोन ऑफ पर्सनल डेवलपमेंट की मैं बात करता हूँ, उसमें उन्होंने कहा है कि जब हम ग्रुप में होते हैं या हम ग्रुप लर्निंग करते हैं, सोशल लर्निंग करते हैं, तो वहाँ पर हमारे जो अधिगम की आवृत्ति होती है, अधिगम का जो दायरा होता है, आयाम होता है, वो बढ़ जाता है और साथ ही अधिगम की क्वालिटी भी बढ़ जाती है। तो क्यों ना हम प्राइमरी लेवल पे ही हम जब ग्रुप लर्निंग कराते हैं, समूह में बांट देते हैं छात्रों को, इसके बाद डिबेट, डिस्कशन, कोई प्रोजेक्ट दे दिए करने के लिए, वो करके आते हैं, तो वो एज ए इंडिविजुअल नहीं सीखते हैं बल्कि ग्रुप में काम करना सीखते हैं। तो इससे एक टीम स्पिरिट डेवलप होती है, एक दूसरे को कैसे कोऑपरेट करेंगे और दूसरे का कोऑपरेशन कैसे प्राप्त करेंगे। और सर मैं एक जिक्र करूंगा कि एक बेसलाइन असेसमेंट का तरीका इजराइल में डेवलप हुआ था। उसमें ये देखा गया कि अगर आपके टीम में कोई बिल्कुल डल है तो जो सबसे टॉप पर होता है उसकी मेरिट नीचे चली जाती है, उसका भी अंक कट जाता है। इसका मतलब आप अपने तो टॉप पे रहिए, लेकिन उस टीम में जो दूसरा व्यक्ति है उसे नीचे गिराएंगे, अगर वो नीचे गिर जाएगा तो आप भी नीचे गिरते हैं। इसलिए आपको सबका ध्यान रखना है, सिर्फ अपना नहीं बल्कि पूरे ग्रुप के साथ सीखना है। और ग्रुप सक्सेस इंडिविजुअल सक्सेस का कोई पैरामीटर नहीं है। तो इन चीजों को जब हम अप्लाई करते हैं प्राइमरी लेवल पे, तो निश्चित रूप से अंतर व्यक्तिक संबंधों की जो विकसित करने की कुशलता होती है वो छात्रों में बढ़ती है। छात्र समझ के साथ व्यवहारों का अनुरूप करें। क्योंकि समझने की बात है यहाँ तक, क्योंकि ये बात हमारे लिटरेचर में तथागत गौतम बुद्ध ने भी कही है कि जो है इस समाज को जो है श्रेष्ठतम व्यक्ति की जरूरत है, ना कि योग्यतम की। क्योंकि योग्यतम तो होता ही है जो काट करके, बार करके, फान करके सबसे योग्य बने, लेकिन जरूरी नहीं कि वो योग्य व्यक्ति होगा सभी समाज के लिए उपयोगी होगा। तो उन्होंने एक शब्द यूज किया कि श्रेष्ठतम व्यक्ति की आवश्यकता है। और आपने जो इतने बड़े महत्वपूर्ण विषय पर फोकस किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं डॉक्टर रमाकांत जी से एक सवाल करूंगा। सर जो है जैसे बच्चों के अंदर ईमानदारी है, सहकारिता है और जो मूल्य स्थानांतरण है, जो मूल्यों का स्थानांतरण होता है कि प्राथमिक विद्यालय जो है इन सब चीजों को विकसित करने में बहुत बड़े मतलब साधन है। और उनको आप कैसे लेते हैं, किस तरह से जो है गाइड करते हैं सर? इस पर फोकस डालिए, ईमानदारी, मूल्यों का स्थानांतरण, सहकारिता और एक तरह से मिलजुल करके रहना, इस पर थोड़ा प्रकाश डालिए सर। डॉक्टर रमाकांत सिंह जी, अपने वीडियो को ऑन करिए सर। जी सर, थैंक यू सर। अवसर देने के लिए सबसे पहले मैं डॉक्टर जी सिंह सर का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। हमारे प्रिय जयशंकर सिंह जी की वार्ता को हम सुन रहे थे, काफी अच्छा लगा। आपका सर बहुत बढ़िया प्रश्न है कि बच्चों के अंदर इस मूल्यों को कैसे समावेशित करें। निश्चित रूप से जितनी भी बातें होती हैं पाठ्यक्रम में नैतिक शिक्षा को जोड़ना जी। नैतिक शिक्षा किस प्रकार से दी जाए यह महत्वपूर्ण है पाठ्यक्रम में रखना, लेकिन रखने के साथ ही साथ उसको हम किस तरह से बच्चों के अंदर प्रवेशित कराएं, किस तरह से उन भावों को भरें, यह महत्वपूर्ण होता है। और इसके लिए बहुत ही जरूरी है कि विद्यालय का वातावरण और परिवार का वातावरण में बच्चों को वही चीजें दिखाई जाएं, सुनाई जाएं जो हम उनके अंदर भरना चाहते हैं। एक छोटा सा दृष्टांत, एक विद्यालय में हम गए थे, एक शिशु मंदिर में। वहां बच्चे टिफिन करते थे। एक उस दिन महिला आई, गार्जियन थी, और उनका सीधा कमेंट था टीचर्स से कि हमारा बच्चा घर पर जाकर के बोलता है कि टीचर लोग हम लोगों को डांटते हैं कि ये इस तरह की आलू की जो तेल में सब्जी है वो नहीं खाना है, इस तरह का भोजन नहीं खाना है। हम लोगों को बोलते हैं और डेली हम लोग देखते हैं कि टीचर लोग वही खाते हैं। तो आप लोग ऐसे चीजों को देखते हैं और करते हैं और हमारे बच्चे को कहते हैं कि ये नहीं करना है और घर पर जाकर के ऐसी चीजें कर रहा है। तो टीचर शांत हो गए, टीचर भी ये थे। फिर हमने देखा, हम उनको, जो गार्जियन आई थी उनको बुलाए, थोड़ा सा एकांत में ले गए और उसके बाद यही हम समझाए कि देखिए 24 घंटा में
6 घंटा विद्यालय में लड़का रहता है और 18 घंटे घर में रहता है। 6 घंटे में भी टिफिन का जो समय होता है मुश्किल से 25-30 मिनट का होता है, और उस समय भी वह कितनी बारीकी से देखता है कि हमारे गुरुजन क्या कर रहे हैं, किस तरह का आहार व्यवहार है उनका, और उस पर वह चलने की चेष्टा करता है। तो इससे हमें सीखना चाहिए, टीचर को भी सीखना चाहिए कि हमारे साथ लड़का 6 घंटे रह रहा है, तो हम किन मूल्यों को उसके अंदर समावेशित करना चाहते हैं, उसी तरह के आहार व्यवहार को दिखाएं। जिस तरह से हम आपस में रहना दिखाएंगे, टीचर के साथ कैसा बिहेव करता है, टीचर स्टूडेंट के साथ कैसा बिहेव करता है, वही लड़का सीखता है। घर में भी गार्जियन जिस तरह से रहता है, 18 घंटे में क्या क्या होता है उसकी बारीक निगाह उस पर होती है। चाहे लाख समझाए, अगर आपके अंदर वह देख रहा है कि हमारे मम्मी पापा हमारे दादा दादी के साथ किस तरह का व्यवहार करते हैं, और आप खूब बताइए कि नहीं, बड़ों का सम्मान करना चाहिए, बड़ों का आदर करना चाहिए, और मैं जब अपने माँ बाप की बातों का आदर नहीं करता हूं तो हमारा लड़का कभी नहीं करता है। तो यह चीजें बहुत ही बारीकी से वह देखता है कि परिवार में क्या घटित हो रहा है, उसको कहने की जरूरत नहीं है, आप बिना कहे भी उसके अंदर वह मूल्य अवधारित करा सकते हैं, समावेशित करा सकते हैं। यहाँ ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हम अध्यापक के रूप में, अभिभावक के रूप में वही व्यवहार बच्चे के सामने प्रस्तुत करें जो उसके अंदर हम देखना चाहते हैं। जी सर, जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जो है एक सवाल जो है आया है, रेखा जी हैं शामली उत्तर प्रदेश से, इन्होंने लिखा है, सर आपने माध्यम से हमें आपके माध्यम से ये जानना चाहती हैं कि बच्चों को पैसे से नहीं संस्कारों से धनी कैसे बनाया जाए, उसको धनी होना चाहिए, सब इस तरह की जानकारी चाहती हैं। पैसे से धनी के बजाय संस्कारों के धनी। जी, पैसे से नहीं, संस्कारों के धनी। यही चीज है कि अगर हम जो संस्कार उसके अंदर भरना चाहते हैं, सबसे पहले हम उन संस्कारों को अपने अंदर भी समावेशित करें। लड़के किताब को पढ़ करके संस्कार अपने अंदर नहीं विकसित करते हैं, बल्कि वह किसी न किसी को रोल मॉडल के रूप में देखते हैं, और सबसे बड़ा रोल मॉडल पेरेंट्स और टीचर होता है, क्योंकि वही हमेशा 24 घंटे में वही साथ में रहता है, और कोई पिक्चर का, फिल्म का व्यक्ति रोल मॉडल नहीं बन सकता है। तो हमें अपने परिवार में जो बच्चा है उसको हमें एक आदर्श की भूमिका दिखानी चाहिए, हमें अपने खुद में संस्कार दिखाने चाहिए, ताकि लड़का खुद समृद्ध हो सके, संस्कार के मामले में उसके अंदर यह समृद्धि आ सके। जी जी, बिल्कुल सही कहा आपने, और उन्होंने आपका इस बात भी स्वीकार की सर। जो है तो जैसे सर एक आज का ये विषय तो इतना बृहद है, इतना बड़ा है, इस पर डिस्कशन हमें लग रहा है कई घंटे भी चल सकता है, लेकिन आपने जो है जो इतना महत्वपूर्ण, बहुत कम समय में इतनी बातें कही कि रोल मॉडल उसका शिक्षक और गार्जियन ही हो सकता है, उसके माता पिता ही हो सकते हैं। अभी अक्सर देखा होता है, देखते हैं जैसे बच्चे जो है हीरो हीरोइन के भी अनुसरण कर करके उसी तरह से आचरण करने लगते हैं। तो जो है यदि बच्चों में सृजनशीलता और जो है उनके गुणों का संचरण अगर हम लगाया जाए, तो मॉडल बनने के लिए शिक्षकों को और अध्यापकों को और उनके गार्जियंस को भी जो है अपने अंदर संस्कार विकसित करने होंगे। तो खैर बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। सर आप आए, बहुत अच्छा लगा, क्योंकि अब समय भी हमारे पास कम है। इस पूरी डिबेट का मैं जो है जयशंकर सिंह जी से जो है सार चाहूँगा, और फिर बाद में मैं एक सवाल आपसे और लूँगा। डॉक्टर रमाकांत सिंह जी, मैं जयशंकर सिंह जी से इस आज के जो हमने जो चर्चा किया, इसका एक संक्षिप्तीकरण जो है हम आपसे चाहेंगे सर। जी सर, आज जो प्राथमिक स्तर पर कौशल विकास, जीवन कौशल विकास की हम लोग किए, सबसे महत्वपूर्ण है कि प्राथमिक स्तर जीवन के निर्माण की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है, और इस अवस्था में हम अच्छी आदतों का विकास कर सकते हैं, अच्छे जीवन मूल्यों को विकसित कर सकते हैं, अच्छे संस्कारों को अपना सकते हैं, और इसलिए इसी अवस्था में टीचर और गार्जियंस, जो पेरेंट्स हैं, परिवारीजन हैं, समाज के अन्य लोग हैं, हमारी सरकारें हैं, सबको प्रयास यही करना चाहिए कि इस स्टेज को ज़्यादा फोकस किया जाए। और वास्तव में सरकार के और सोसाइटी के गार्जियन के प्रयास इसमें होते हैं, लेकिन कहीं न कहीं चूक होती है
जहाँ हम समझते हैं कि हम अपने बच्चे को तो बहुत अच्छा बनाएंगे, लेकिन अन्य बच्चों से हमारा क्या मतलब है, तो यहाँ हमसे चूक हो जाती है। हम ये जाने कि जितने बच्चे हैं वो पूरे समाज के बच्चे हैं, पूरे राष्ट्र के बच्चे हैं, और एक भी बच्चा अगर छूटता है और वो गलत आदतों, संस्कारों और मूल्यों का अनुसरण कर लेता है, सीख लेता है, तो पूरे समाज के लिए सरदर्द बन जाएगा। इसलिए ज़रूरत है कि हम एक कंपोजिट, एक इंटीग्रेटेड अप्रोच अप्लाई करें और पूरे समाज के बच्चों को एक संस्कारी, एक योग्य, एक कुशल बालक बनाने की तरफ प्रयास करें, सम्मिलित रूप से प्रयास करें। शिक्षक हों, गार्जियन हों, समाज हो, स्कूल हों या फिर सरकारें हों, सबका ये रोल है। और अगर इसमें जो कौशल हैं, बहुत से कौशलों की चर्चा करनी थी, लेकिन संजोग से समय के अभाव में उन सब चीज़ों को तो मैं नहीं कर पाया, नहीं तो मैं हेल्थ हैबिट्स की बात करने वाला था, और कैसे आपदा प्रबंधन है, डॉक्टर साहब वो जो कुछ कौशल जो हैं उनका थोड़ा-सा जिक्र कर दीजिए इसमें, अभी हम हैं हाँ, हमारे पास समय। तो सर सबसे महत्वपूर्ण आदत है हेल्थ की हैबिट का, मतलब हम स्वास्थ्य कौशलों का विकास कैसे करें। स्वास्थ्य आदतों में सबसे बड़ा है कि हम समय से जगें, हमारा भोजन कैसा हो, हम किस ढंग से रहें, योगासन, प्राणायाम, बाहर टहलना, हमारा परिवेश स्वच्छ हो, और हम किस तरह के संतुलित आहार को ग्रहण करें। इन सब की जानकारी प्राथमिक स्तर पर ही दी जानी चाहिए, और साथ ही उसे आदतों के रूप में शुमार किया जाए। आदतों का मतलब है कि हम जब किसी कार्य को बहुत लंबे समय तक दोहराते जाते हैं, तो धीरे धीरे हमारे अनकॉन्शियस माइंड का पार्ट बन जाता है, और फिर हम बिना प्रयास के भी उन कार्यों को करते हैं, तो इनको हम आदत बोलते हैं। तो स्वस्थ आदतों का विकास करना बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही जब हम ये जाने कि कुछ समस्याएं फर्स्ट एड के बारे में जाने, कुछ आपदा प्रबंधन के विषयों को जाने, और व्यक्तिगत स्वच्छता के साथ साथ परिवेशी स्वच्छता, ये चला कि घर तो मेरा साफ है, कपड़े साफ हैं, लेकिन बाहर सड़क पर ही सारे कूड़े हम डालेंगे, तो इन सब चीज़ों के प्रति अवेयरनेस होनी चाहिए। और हम कैसे रहें, नंगे पैर रहें, कपड़े हमारे कैसे साफ सुथरे हों, हम अपने हाथों का भी सफाई के महत्व पे तो कोविड ने समझा दिया था। जब कोविड का काल चल रहा था, तो बार बार यही कहा जाता था कि हम बार बार हाथ धोएं, सैनिटाइज अपने को करें, साफ सुथरा रखें, ताकि इन्फेक्शन से हमारा बचाव हो। तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक बहुत महत्वपूर्ण आदत है कि हम इन चीज़ों को करें और अपने आदतों में शुमार करें इस कौशल को। फिर हम परिवार क्या है, परिवार का बोध हमारे अंदर हो, छोटा परिवार, बड़ा परिवार, इनके अपने लाभ क्या हैं, अपनी इनके इसको कैसे दोनों परिस्थितियों में हम एक अच्छे व्यक्ति का विकास कर सकें। फिर इसके अलावा समाज में लिंग भेद है, समावेशन की समस्याएं आ जाती हैं, तो हम उस समय किस तरह से हमारा रोल क्या है, हम किस तरह से जेंडर को किस तरह से ओवरकम करेंगे। किसी के साथ लिंग के आधार पर व्यवहार यदि हम करते हैं तो यह उचित नहीं है, क्योंकि ये एक भेदभाव बन जाती है जो कि बहुत ही उचित उस कंडीशन में नहीं है। फिर हमारे मित्र कैसा हो, समय प्रबंधन हम कैसे करें, हम अपने जीवन के लक्ष्यों का निर्धारण किस तरह करेंगे, समस्या समाधान उनका कैसे करेंगे, दृढ़ निश्चय कौशल का विकास अपने अंदर हम कैसे करेंगे, वस्तुओं का प्रबंधन किस तरह से हम करेंगे। पता चला कि विद्यालय जाना है तो ना झोला मिल रहा है, न स्वेटर मिल रहा है, न मोजा मिल रहा है, और उस समय हम परेशान हैं। विद्यालय पहुंच गए तो पता चला कि जो स्टेशनरी बॉक्स है वो हमारे बैग में नहीं है। तो इस तरह की चीज़ों में कहीं ना कहीं हमें प्रबंधन की कुशलताओं को प्राथमिक स्तर से ही सीख लेना चाहिए, ताकि हमारा जीवन आगे चल करके एक व्यवस्थित जीवन हम जी सके। अंधविश्वास है, रूढ़ियां हैं, छुआछूत है, इनको प्रति हम प्राथमिक स्तर पे ही बच्चों के मस्तिष्क में भरें, कि ताकि उनके अंदर एक साइंटिफिक एटीट्यूड का डेवलपमेंट हो, वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से चीज़ों को सीखे, उनके जो डिसीजन हो वो फैक्ट बेस्ड डिसीजन को लें, तथ्यपरक निर्णय, ये नहीं कि किसी ने कह दिया तो उसी पे हम निर्णय ले लिए। इन सब चीज़ों की भी आगे चल के जरूरत होती है। फिर बालकों के क्या अधिकार हैं, संविधान क्या है, देश क्या है, राष्ट्र क्या है, समाज क्या है, इसमें हमारी भूमिका क्या है, और समाज का हमारे प्रति क्या भूमिका है, इन सारे चीज़ों को भी एक कौशल के रूप में यही सीखना होगा। कंप्यूटर लिटरेसी है, इन्वायरमेंटल अवेयरनेस है, इन सब चीज़ों को भी
और हमें जानना होगा। फिर नशा से हम कैसे बचें, नशीले पदार्थों से क्या नुकसान होने वाले हैं, सामुदायिक संसाधन क्या है और इनकी रक्षा, सुरक्षा और विकास एक प्रत्येक नागरिक का जिम्मेवारी है। तो हम उन भावनाओं के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं, तो निश्चित रूप से बच्चे हमारे सीखेंगे और भविष्य में एक अच्छे नागरिक बनेंगे। जी सर, थैंक यू सर। और मैं डॉक्टर रमाकांत जी सिंह से भी अनुरोध करता हूँ आज के इस डिबेट पर जो है कुछ संक्षिप्त टिप्पणी दें। और आपने भी बहुत बड़े ब्रॉड विषय को आपने बहुत छोटे शब्दों में कह करके मार्गदर्शन किया है। और मैं डॉक्टर रमाकांत सिंह जी को भी यही मतलब आशा करता हूँ कि वो भी बहुत कम समय में और जो है एक इस पूरी डिबेट का जो एक क्लू पॉइंट है वो देने का कष्ट करें सर। जी डॉक्टर साहब। सबसे पहले अगर हमें बच्चों के अंदर इस तरह के कौशल का विकास करना है जी, जिससे कि वह अपने जीवन में एक सुव्यवस्थित और सुशिक्षित नागरिक बन सकें, तो निश्चित रूप से उनके जो जीवनचर्या है उसमें प्राथमिक स्तर पर ही हमें यह समझाने का प्रयास करना होगा या उनके अंदर यह आत्मसात कराने का प्रयास करना होगा कि जो एक उचित आदत है वो अपने अंदर विकसित करें। क्योंकि सबसे पहले हम किसी के अंदर आदत का निर्माण करते हैं और वही आदत फिर उसके जीवन दर्शन का निर्माण करती है। तो निश्चित रूप से प्राथमिक स्तर पर ही यह इन सब चीजों को उसके बच्चे के पाठ्यक्रम में रखने का प्रयास करना चाहिए। और साथ ही साथ हम उस पाठ्यक्रम को किस प्रकार से आगे बढ़ाएं या कौन सी शिक्षण विधि अपनाएं, किस तरह के भाव रखें, इन सब चीजों का उसके अंदर असर पड़ता है। पाठ्यक्रम के साथ ही साथ पाठ्यक्रम किस प्रकार से लागू किया जाए, और वहां फिर वही बात आती है कि जो रोल मॉडल है, रोल मॉडल भी बहुत ज्यादा प्रभावित करता है बच्चों को। छोटे बच्चे हैं, उनको छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से अगर हम कुछ प्रेरणादायक कहानियां सुनाते हैं और उसके तहत ही अपना व्यवहार भी दिखाते हैं, तो निश्चित रूप से लड़का उसको आत्मसात करता है। तो यहाँ अगर हम एक टीचर हैं तो टीचर के रूप में हमारी ड्यूटी बनती है कि हम 24 घंटे अपने व्यवहार को एक रोल मॉडल की तरह समाज के सामने प्रस्तुत करें, ताकि लड़का केवल 6 घंटे के व्यवहार से प्रभावित न हो, बल्कि हमारे 24 घंटे के व्यवहार को देख करके वह अपने अंदर के व्यवहार को परिशोधित करने का प्रयास करे। मेरा केवल और केवल यही है कहना है कि अगर शिक्षक हैं तो शिक्षक यह मान के चलें कि हमारा जो शिक्षक का काम है वह 24 घंटे का है, और हम उन व्यवहार को 24 घंटे के लिए धारित करते हैं, क्योंकि बच्चा जहां भी हमें देखता है हमें उसी रूप में देखता है, तो हमारा व्यवहार भी उसी रूप में होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जी थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, आज जो भी दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, मैं उनसे अनुरोध करता हूँ आज के इस महत्वपूर्ण चर्चा को आप लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ हमें सुझाव भी भेजें ताकि हम सुधार कर सकें। साथियों, AIBCA टीवी किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं हम लोगों ने तैयार किया है, बल्कि उन जरूरतमंदों को, इस दबे कुचले समाज को जागरूक करने के लिए, उनके अंदर छुपी कमजोरी को दूर करने के लिए और उनको अपना हक अधिकार हासिल करने के लिए तैयार किया है। साथियों, जितने भी लोग देख रहे हैं उस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ हमारे साथ जुड़े। और हमारे साथ जुड़ने के लिए जो है हमारे जो है AIBCA टीवी के जो हमारे जो लिंक हैं उनको मैं कहता हूं को एक नंबर हमारा है स्क्रीन पर दौड़ रहा है, इस पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं अपनी बात रखने के लिए। हमारा प्रयास ये है कि जो जितने भी प्रतिभावान लोग हैं जो कुछ समाज को देना चाहते हैं उनको ला करके और उनको जो है उनके विचारों को जनता तक पहुंचाने के लिए जो है हम लोगों ने ये एक मुहिम चलाई है कि जो भी योग्य व्यक्ति हैं जो समाज को कुछ देना चाहते हैं निस्वार्थ भाव से, उनके निस्वार्थ भाव का स्वागत और सम्मान किया जाए, साथ ही साथ उनकी बातों को समाज के सामने रखा जाए। और साथियों, ये कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। डॉक्टर रमाकांत सिंह जी और डॉक्टर जयशंकर सिंह जी को गुरु शिष्य दोनों एक साथ हैं
एक साथ इस चैनल पे आए। मैं आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए साथ साथ अनुरोध करता हूँ, जब भी मैं कॉल करूँ आप मेरे इस कार्यक्रम में जरूर शामिल हो। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सर।